हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 22 से 28 नवंबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पिछले हफ्ते की। तो स्टूडेंट, पहली न्यूज़ है हमारे पास चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020। तो 2020 का चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 अनाउंस हो चुका है और जो मिला है वनीशा उमाशंकर, यानी कि इंडिया की एक छोटी सी गर्ल चाइल्ड जिनको उनके इनोवेटिव आइडिया के लिए मिला है चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020। अब देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला। एक्चुअली इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है वनीशा उमाशंकर की, कि एक दिन ये सड़क से जा रही थी तो इन्होंने सड़क के किनारे एक पर्सन को कपड़े प्रेस करते हुए देखा। जैसा कि इंडिया में आम आपको नज़ारा देखने को मिलता है। कपड़े प्रेस करते हुए व्यक्ति क्या कर रहा था, कन्वेंशनल चारकोल का यूज़ कर रहा था। ठीक है, जिसे हम देसी भाषा में कोयला बोल देते हैं। तो कोयले का वो यूज कर रहा था और इससे काफी हद तक पॉल्यूशन होता है। तो इन्होंने इसका एक सोल्यूशन क्या निकाला, इन्होंने कहा कि क्यों ना एक सोलर आयरनिंग कार्ट डिजाइन की जाए जो सोलर एनर्जी से चले। और देखिए यहां पर इसका कुछ मॉडल कुछ इस तरह से इन्होंने तैयार किया कि इसको पर्सन मूव भी कर सकता है। सोलर एनर्जी से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिससे ये पर्सन जो है कपड़े प्रेस कर पाएगा, जिससे इसको कोयला भी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इनको इसके लिए एक डिप्लोमा, मेडल और कैश अवार्ड मिला है 1 लाख स्वीडिश क्रोनर का। ठीक है, 1 लाख स्वीडिश क्रोनर का ये अवार्ड जो है मिला है किसको, विनीशा उमाशंकर को। तो स्टूडेंट, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलर एनर्जी पे तो वैसे ही हम बहुत टाइम से फोकस कर रहे हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी भारत में एक बहुत ही ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ये कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, सो ये इंस्टीट्यूट हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। ठीक है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको टैकल करने के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी मिला था सादत रहमान को। याद कीजिएगा, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किसको मिला है, सादत रहमान को। ओके, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा बात होती है टोरिड जोन की। जब भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा बात होती है टोरिड जोन की। ठीक है, सो व्हाट इज टोरिड जोन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज टोरिड जोन। ओके, देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा टोरिड जोन क्या होता है, दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अर्थ का वो हिस्सा जो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो वाला जो हिस्सा है दैट इज नोन टू बी टोरिड जोन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। देखिए अभी एक लिस्ट आई है टॉप 500 प्रोजेक्ट, यानी कि टॉप बेसिकली 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर क्या होता है, जो एक सिंगल जगह पे कंसंट्रेटेड है। तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स में इंडिया का कंप्यूटर जिसको सबसे टॉप में रैंक मिला है वो है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर, जिसको रैंक मिला है 62nd। ऑल दो बहुत पीछे है अगर हम देखें, लेकिन चलो टॉप 100 में एटलीस्ट इंडिया का कोई सुपर कंप्यूटर तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नेम द इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज रैंक 62 इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का एक और सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष, जिसका रैंक रहा 77th। इंडिया का एक और सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष जिसका रैंक रहा 77। ठीक है, और महीर जिसका रैंक रहा 145। अब देखो स्टूडेंट, ये बात याद रखना कि भारत में जो परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर है, भारत में परम नाम की सुपर सीरीज है कंप्यूटर की। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स की एक सीरीज है जिसको कौन मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है, सीडैक। ठीक है, सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सीडैक जो है वो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का काम करता है। सीडैक का हेडक्वार्टर याद रखना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। सीडैक का हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है, सीडैक का हेडक्वार्टर है पुणे में। ओके, चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बता दूं स्टूडेंट, जितने भी ये सुपर कंप्यूटर बनते हैं सीडैक के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन रहता ही है, जैसा कि हमने बात की। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि जापान से है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो जापान से है। नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, पूरे विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो कि जापान से है।
ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, आंसर है फुगाकू। ठीक है, सिंपल सा आंसर है हमारे पास फुगाकू। ये हमारे पास सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, फुगाकू फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि कौन सी कंट्री का एक सुपर कंप्यूटर है, ये हमारे पास जापान, ठीक है, जापान का एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आनंदा फॉर एजेंट्स। देखिए हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, सबसे बड़ा भारत में लाइफ इंश्योरर, ठीक है, LIC, तो इसने लॉन्च किया फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा। आनंदा की फुल फॉर्म आपको बेसिकली पहले तो याद रखनी पड़ेगी, दैट इज आत्मनिर्भर एजेंट्स फॉर न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। यहां पर क्या है, डिजिटल लेवल पर जो ऐप है उसको आप यूज करते हुए पॉलिसी इशू हो जाएगी। यहां पर कोई भी हमारे पास पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई भी पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ पेपरलेस प्रोसेस यहां पर कर दिया है। तो आपने याद रखना है आनंदा हमारे पास कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, LIC के बारे में जब मैं बात करता हूं, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी थ्रू LIC एक्ट ऑफ 1956। एक्ट याद रखिएगा, LIC एक्ट 1956। इसके चेयरमैन है MR कुमार। ठीक है, MR कुमार प्रेजेंटली वर्किंग एज द चेयरमैन ऑफ LIC। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता दूं कि IDBI बैंक जो है उसमें LIC मेजोरिटी शेयर होल्डर है। ठीक है, एक तरह से टेक्निकली इसकी ऑनर ही आप कह सकते हो, मेजोरिटी शेयर होल्डर है। और खुद LIC में याद रखिएगा, LIC एक ऐसी एंटिटी है जिसमें 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है। ऑल दो गवर्नमेंट इसमें से अपनी कुछ हिस्सेदारियां बेचने जा रही है, ठीक है, लेकिन राइट नाउ LIC में 100% जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये भारत के इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। और अभी रिसेंटली हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी 2020-21 के लिए डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की। ठीक है, भारत में 3 इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, DSII। ठीक है, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। ठीक है, सो भारत में 3 ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनको DSII की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, सो एक तो है LIC, नो डाउट अबाउट दैट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप मुझे तीसरी कंपनी का जरा नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो आती है हमारे पास डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स में। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, नाम याद रखिएगा, हमारे पास नाम आ जाता है न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उनको एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है IPU में। IPU क्या है, दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 3 सालों के लिए इनको यहां पर अपॉइंट किया गया है। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो आपको मैं थोड़ा सा GC मुर्मू के बारे में बता दूं कि भारत के CAG की पोजीशन पे बैठे। CAG बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट के बारे में कहीं ना कहीं ये डील करता है। ठीक है, इनका काम होता है ऑडिट करना, गवर्नमेंट के खर्चों का लेखा जोखा एक तरह से रखना। जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट IPU की, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, IPU एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है, जो कि बहुत पुराने टाइम से काम कर रही है 1889 से, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। ठीक है, ये भी याद रख लेना कि IPU का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है। आपस में कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना, बाकी चीजों पर काम करना, फंडिंग्स की मैनेजमेंट, ये सब कहीं ना कहीं IPU का वर्क रहता है। तो आपसे सीधा सीधा मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि IPU में जो हमारे पास इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसमें किस पर्सन को एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर की जगह दी गई है, तो इंडिया के जो हमारे पास CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ठीक है, जो कि राइट नाउ भारत के 14 CAG हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और CAG की पोजीशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको अगर पता हो कि CAG जो है वो अपनी रिपोर्ट्स बनाता है गवर्नमेंट के खर्चों को लेकर, और वहीं से पता चलता है कि क्या गड़बड़ियां तो नहीं चल रही, फंड्स को लेकर मिसमैनेजमेंट तो नहीं चल रही। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं सिंपल सा। CAG को अपॉइंट देखो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संविधानिक पोजीशन है CAG की पोजीशन। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि CAG की सैलरी कितनी होती है।
सैलरी कितनी होती है सीएजी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, सैलरी ऑफ सीएजी। ओके याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। जो सीएजी की सैलरी होती है दैट इज अराउंड 2,50,000, 2,50,000 रुपए इनकी जो है वो सैलरी होती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, सब्सिडाइज लोन अंडर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। देखिए यहां पर एक रिपोर्ट आई है हमारे पास कि जो लोन चैनलाइज हुए हैं अंडर द माइक्रो इरिगेशन, उसमें हमारे पास वर्थ ऑफ ₹3971 करोड़ इतना लोन चैनलाइज हो चुका है फॉर द इंप्लीमेंटिंग माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। भारत में जो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उस सब के लिए। और मैक्सिमम लोन किस स्टेट को अप्रूव हुआ है? तमिलनाडु को। ठीक है, तो आपसे मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, किस स्टेट को माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत मैक्सिमम जो है पैसा एलोकेट हुआ है लोन के रूप में? सो दैट इज तमिलनाडु। आपको स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। माइक्रो इरिगेशन एक सिंचाई का ऐसा तरीका होता है जिसमें वाटर की वेस्टेज मिनिमम होती है। भारत में माइक्रो इरिगेशन को लेकर जो स्कीम ऑनगोइंग है दैट इज PMKSY। पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, इसके अलावा यहां पर इसी में एक स्लोगन दिया गया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब कि हमें पानी की प्रत्येक बूंद का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो करनी है। ठीक है, और मोर ड्रॉप, ठीक है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इस तरह से भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो यहां पर ये चीज जो है आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बेसिकली माइक्रो इरिगेशन को भारत में प्रमोट करने के लिए काम करती है। और भारत में पानी को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज जो हैं अभी से देखने को मिलने लगे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता दूं, 22 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 22 मार्च को। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कुछ टाइम पहले कवर कराया था। नेम द कंट्रीज एम्बेसी दैट्स गोइंग टू ओपन फर्स्ट वाटर अटैच। ठीक है, नेम द कंट्रीज एम्बेसी दैट गोइंग टू ओपन फर्स्ट वाटर अटैच इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, विच कंट्री एम्बेसी टू हैव फर्स्ट वाटर अटैच इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, कंट्री का नाम है इजराइल। ठीक है, सो इजराइल गोइंग टू ओपन फर्स्ट वाटर अटैच इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। चलिए जी नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट मोस गार्डन। मोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? काई, बेसिकली जिसको हम सरल हिंदी में काई बोल देते हैं। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में यहाँ पर खुरपतल है। ठीक है, यहां पर हमारे पास फर्स्ट मोस गार्डन जो है भारत का ओपन होने जा रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस गार्डन जो है वो हमारे पास कहां पर ओपन हुआ है, कहां पर इनोग्रेट हुआ है? सो दैट इज इन नैनीताल उत्तराखंड। इसको हमारे पास किसने इनोग्रेट किया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाटर कंजर्वेशन एक्टिविस्ट हैं राजेंद्र सिंह। इनको कहा जाता है, देखिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो इनके द्वारा ये मोस गार्डन जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं यहां पर इनोग्रेट हुआ है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे, दो क्वेश्चन की हमारे पास उत्तराखंड में कहां पर मोस गार्डन हमारे पास इनोग्रेट हुआ है? नैनीताल में। किसने इनोग्रेट किया? राजेंद्र सिंह ने, जिनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। देखिए उत्तराखंड की अभी हम बात करें तो उत्तराखंड हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहां पर नेपाल से भी बॉर्डर लगती है और तिब्बत से भी बॉर्डर लगती है। तिब्बत यानी चाइना। ठीक है, सो आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नेम द पास इन उत्तराखंड दैट कनेक्ट्स इंडिया टू तिब्बत। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नेम द पास इन उत्तराखंड दैट कनेक्ट्स टू तिब्बत। उत्तराखंड में कौन सा ऐसा पास है जो तिब्बत को कनेक्ट करता है, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है? दैट इज लिपू लेक पास। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, लिपू लेक पास। इस पास का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब इस पास के राउंड, मतलब कि जब हमारे पास राजा सिंह ने एक सड़क बनाने का काम शुरू किया, हाईवे बनाने की बात की, तो यहां पर नेपाल ने बहुत ज़्यादा
अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। तो लिपू लेक पास आप याद रखेगा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, जो भारत को कनेक्टिविटी देता है तिब्बत से, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा आने वाले टाइम में लिपू लेक पास के थ्रू कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नासा एंड ईएसए मींस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की है सेंटिनल 6 के नाम से, ठीक है। तो अब यहां पर स्टूडेंट समझिएगा, सेंटिनल माइकल फेरलिच नाम से ये जो सैटेलाइट है, ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू मॉनिटर द राइजिंग ग्लोबल सी लेवल। जो हमारे पास समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार ऊपर बढ़ते जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करना। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्यों इंटरेस्टिंग पॉइंट? क्यों स्टूडेंट? देखिए हमारे पास जो आइस है ग्लेशियर से वो मेल्ट हो रही है, लगातार जो जल स्तर है समुद्र का बढ़ता जा रहा है, उससे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज जिनका हमारे पास सी लेवल से बेस ज्यादा ऊंचा नहीं है, उनके डूबने का खतरा पैदा होता जा रहा है। तो ये जो सैटेलाइट है वो उस चीज को मॉनिटर करेगी। तो पहली बार ऐसी स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर लॉन्च की है। इस मिशन का नाम आप याद रखिएगा, दैट इज जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, ठीक है। जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मिशन। अब यहां पर ये आपसे मैं पूछ सकता हूं कि जेसन कंटिन्यूटी सर्विस मिशन हमारे पास, या जेसन सीएस हमने न्यूज में सुनाई देता है, ये हमारे पास किस चीज को लेकर है? सो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास क्या करना, जो ओशन की जो हाइट है वो जो लगातार बढ़ रही है उसको मेजर करना, कितनी चेंज हो रही है उस चीज को मेजर करना, ठीक है। तो नासा तो आपने बहुत बार नाम सुना ही होगा, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए के नाम से हम इसे जानते हैं। और स्पेस में यकीन मानिए ये भी एक अच्छा खासा रुतबा रखती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ईएसए ने अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे नासा का हमारे पास जीपीएस है। सो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नेविगेशन सिस्टम जो है उसका नाम क्या है? हाँ जी, नेम ऑफ द ईएसए नेविगेशन सिस्टम। ओके याद रखेंगे स्टूडेंट, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया हुआ है उसका नाम है गैलीलियो, ठीक है। उसका नाम है हमारे पास गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो के नाम पर इन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। जैसे इंडिया ने जो अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, आपको मैंने क्लास में पिछले लेक्चर्स में बताया है, उसका नाम है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। नाविक हमारे जो नेविगेशन सिस्टम का नाम है, दैट इज नोन टू बी नाविक, ठीक है। और हमारे पास अगर हम बात करें जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का खुद का नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है गैलीलियो। तो ये नेविगेशन सिस्टम के नाम आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लोकतंत्र के स्वर, द रिपब्लिकन एथिक, ठीक है। यहां पर रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक बुक रिलीज की है हमारे पास लोकतंत्र के स्वर। बेसिकली ये है क्या, इसके अलावा द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्पीचेस हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। तो मतलब कि बेसिकली द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम और लोकतंत्र के स्वर, ये दोनों हमारे पास जो हमारे करंट राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके जो भी इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं उनके अंश हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास इनको लेकर बन जाते हैं। ओके चलिए, आपको यहां पर स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि हमारे पास प्रेसिडेंट के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इमरजेंसी लगाने की पावर, ठीक है। तो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है। सैलरी याद रखेंगे, ठीक है, सैलरी यहां पर होती है 5 लाख रुपए, ठीक है। सैलरी कितनी होती है प्रेसिडेंट की? 5 लाख रुपीस, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पावर आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट को मिलती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगाना, भारत में, पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी चाहे तो वो लगा सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए जी, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी ऑफिस में डेथ हुई। ऑफिस में डेथ होने का मतलब कि जिनकी प्रेसिडेंट रहते हुए डेथ हुई है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी प्रेसिडेंट रहते हुए मृत्यु हुई है, ठीक है। उनमें से एक तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेम द अदर प्रेसिडेंट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। द प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। 2 प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस, वन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेम द अदर वन। Okay, so do remember
देखिए हमारे दो प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनकी ऑफिस में डेथ हुई, ठीक है। फर्स्ट तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनके नाम पर आपको पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ में रोज गार्डन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ठीक है। और दूसरे थे हमारे पास फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। दूसरे हमारे पास पर्सन कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। सो ये दो प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनकी हमारे पास ऑफिस में डेथ हुई है, यानी प्रेसिडेंट होते रहते हुए डेथ हुई है। तो डू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज टू प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए जी आगे चलते हैं। मशरूम स्पीसीज ग्लो ब्राइट ग्रीन, तो यहां पर हमारे पास एक न्यूज आई है स्टूडेंट, वो क्या कि हमारे पास जो ऐसी कुछ स्पीसीज मिली हैं मशरूम की जो हमारे पास ग्लो करती हैं, रात में जो ग्लो करती हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिली है हमारे पास? वेस्ट जयंतिया हिल्स इन मेघालय। तो याद रखिएगा जयंतिया, ठीक है, हिल्स जो हैं वो फेमस हिल्स हैं मेघालय की, ठीक है। और यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर बारिश हमें रिसीव होती है। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट ये जो है ग्लो करती है, बेसिकली मशरूम जो है वो रात में चमकती हुई दिखाई देती है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर भारत में पहली बार एक स्पीसीज मिली है चमकती हुई ग्रीन लाइट में, तो दैट इज इन मेघालय। मेघालय से रिलेटेड हमारे पास एक और न्यूज भी है स्टूडेंट, कुछ इसी तरह की, दैट इज इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2020। सो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है हमारे पास, सो वो आप याद रखिएगा कि हमारे पास मेघालय में ही अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। मेघालय में अभी ऑब्जर्व किया गया जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट हमारे पास देखने को मिले। तो याद रखिएगा कि शिलोंग में, ठीक है, मेघालय में कहां पर? शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय, ठीक है। यहां पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हर साल होस्ट किया जाता है। तो दो न्यूज हमने मेघालय से हमने यहां पर अभी कवर की कि मेघालय में जो जयंतिया हिल्स हैं वहां पर मिला है मशरूम जो कि ग्रीन कलर में ग्लो करते हैं। दूसरा मेघालय की कैपिटल जो शिलोंग है वहां पर ऑब्जर्व किया गया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है। सो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भारत के किस राज्य में ऑब्जर्व किया जाता है, तो सिंपल सा आंसर होगा मेघालय। अब देखिए अगर मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करूं ना, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हमारे जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, नेचर में उन्हें एक अलग ही लेवल का हमारे पास सौंदर्य दिया है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सिर्फ मेघालय नहीं बाकी स्टेट्स भी बहुत खूबसूरत है। तो नॉर्थ ईस्ट की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको हम ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नेम द ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन, नेम द ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया। ओके याद रखिएगा स्टूडेंट, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अरुणाचल प्रदेश नोन टू बी ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। मध्य प्रदेश सेटअप गौ कैबिनेट फॉर काउ प्रोटेक्शन। देखिए हमारे पास पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि गौ को लेकर, मतलब कि गाय को लेकर एक कैबिनेट ही एस्टैब्लिश कर दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने गौ कैबिनेट बनाई है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कैटल इन द स्टेट। यहां पर 6 डिपार्टमेंट्स होंगे, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, होम एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये हमारे पास गौ कैबिनेट का पार्ट रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो मीटिंग हुई थी वर्चुअली हुई थी कामधेनु गौ अभयारण्य, ठीक है। अब यहां पर एक ना वर्ड में अंडरलाइन करना चाहूंगा स्पेशली, कामधेनु गौ अभयारण्य इन अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भारत की पहली काऊ सेंचुरी है, ठीक है। तो आपने दो क्वेश्चन यहां पर याद रखने हैं कि भारत की पहली काऊ सेंचुरी कौन सी है? कामधेनु गौ अभयारण्य, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मुझे ये भी पता चल गया कि इंडिया की फर्स्ट काऊ सेंचुरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यहां पर ये काऊ वेलफेयर के लिए एक टैक्स भी लगाने की बात कर रहे हैं, गौ सेवा कर, ठीक है। तो मिनिस्टर्स का ये है ना कि जो उन्हें टैक्स सही लगेगा तो वो इंपोज कर देंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो यहां पर ये काऊ वेलफेयर के लिए एक नया टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कई स्टेट जो हैं ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना चुकी हैं कि काउ स्लॉटर को वो अपने यहां पर इलीगल डिक्लेयर कर चुके हैं, जैसे यूपी, हरियाणा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा काउ स्लॉटर जो है वो कंप्लीटली बैन है, काउ स्लॉटर प्रोहिबिटेड है कंप्लीटली। चलिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश हमारे पास एक ऐसी स्टेट है, ठीक है, जो बहुत बड़े लेवल पर फॉरेस्ट एरिया रखती है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर आपको भारत के अंदर कहां देखने को मिलेगा? हमारे पास
मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जो लोग हैं वो भी आपको बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, भगोरिया ट्राइबल डांस जो है, भगोरिया ट्राइबल डांस जो है वो मध्य प्रदेश में किस ट्राइब का एक फेमस डांस है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो भगोरिया ट्राइबल डांस है, ठीक है, वो यहां पर कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइब से? ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा भगोरिया ट्राइबल डांस एक बहुत ही फेमस ट्राइबल डांस है, यानी आदिवासी डांस है मध्य प्रदेश स्टेट का, जो कि हमारे पास बिलोंग करते हैं किस ट्राइब से? भील ट्राइब। यहाँ की एक बहुत फेमस ट्राइब है मध्य प्रदेश की, भील ट्राइब, और उनका एक बहुत ही फेमस डांस है भगोरिया ट्राइबल डांस। सो आपको ये डांस जो है वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कर्नाटका टू रीनेम हवेरी रेलवे स्टेशन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने यहां पर एक डिसीजन लिया है कि वो हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखेंगे महादेवप्पा मल्यारा रेलवे स्टेशन। ठीक है, दैट इज महादेवप्पा मल्यारा रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन का नाम आप याद रखेंगे, ये एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर दिया गया है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर के नाम पर दिया गया है। ये जो हमारे पास महादेवप्पा मल्यारा है, ये 1911 में बोर्न हुए थे और इनको कर्नाटक का भगत सिंह कहा जाता है। इज नोन टू बी भगत सिंह ऑफ कर्नाटक। और इनके जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही इनोवेटिव था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये लड़े थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लास्ट में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ही वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मैसूर स्टेट इन द डांडी मार्च। तो डांडी मार्च में इकलौते हमारे पास पर्सन थे मैसूर स्टेट से जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। जब भी मैं बात करता हूं डांडी मार्च की, तो याद रखना 12 मार्च 1930 को हमारे पास हुआ था डांडी मार्च। ठीक है, जो गांधी जी स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, डांडी जाकर वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, नमक का कानून तोड़ते हैं, और बहुत से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इस सब में वो 390 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो भी ट्रेवल करते हैं। ठीक है, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। हमारे पास जब ये गांधी जी डांडी मार्च चल कर रहे थे तो भारत के कई जगहों पर नियम और कानून तोड़े जा रहे थे। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो तंजावुर कोस्ट थी हमारे पास, आप सिंपल से क्वेश्चन का मेरा आंसर दीजिएगा कि जो तंजौर कोस्ट थी तमिलनाडु में, वहां पर सॉल्ट लॉ किसने ब्रेक किया था? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो हमारे पास तंजौर कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है वहां पर सॉल्ट लॉ किसने ब्रेक किया था? नेम द पर्सन हु ब्रेक द सॉल्ट लॉ एट तंजौर कोस्ट इन तमिलनाडु। तो ये थे स्टूडेंट सी राजगोपालाचारी। ये पर्सन कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने यहां पर पूरी मूवमेंट को लीड करते हुए तंजावुर कोस्ट तमिलनाडु में क्या किया था? हमारे पास मूवमेंट को लीड किया था और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें फेमसली हम किस नाम से जानते हैं? राजा जी के नाम से। ये एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे, और याद रखिएगा कि इनको हमारे पास भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये याद रखिएगा कि भारत में किस पर्सन को आप ये भी कह सकते हैं कि कर्नाटक का भगत सिंह कहा जाता है, तो वो है महादेवप्पा मल्यारा। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है मटूट गोल्ड शील्ड टू इंश्योर द गोल्ड ज्वेलरी। देखिए, हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंडिया की जानी मानी जिसका नाम है मटूट फाइनेंस, उसने बजाज आलियांस के साथ एक टाई अप किया है और ये प्रोवाइड करेंगे मटूट गोल्ड शील्ड। बेसिकली जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है थेफ्ट की, रॉबरी की, उस सबसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने के लिए काम करेंगे। गोल्ड की जब भी मैं बात करता हूं, याद रखिएगा गोल्ड का जो एटॉमिक सिंबल है वो है AU, एटॉमिक नंबर है 79। बेसिक साइंस के 2 क्वेश्चंस, क्योंकि गोल्ड की जो सिग्निफिकेंस है वो इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत ज्यादा रहती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, वैसे तो गोल्ड की जो माइंस है भारत में बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एक माइन के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। भारत की एक बहुत ही फेमस गोल्ड माइन है हीराबुडानी माइंस। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हीराबुडानी माइंस भारत के किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, जो हीराबुडानी माइंस है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, दैट इज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। कौन से राज्य में? हमारे पास झारखंड में। ठीक है, ओके, इसमें तुक्का लगने के चांसेस स्टूडेंट काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय सीरीज को
एमी अवार्ड्स में अवार्ड मिला हो। तो नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल सीरीज थी हमारे पास दिल्ली क्राइम। देखिए दिल्ली क्राइम बेस्ड था हमारे पास, जो दिल्ली का गैंगरेप हुआ था उसके ऊपर एक हिंसक घटना, उसके ऊपर बेस एक सीरीज थी जिसको हमारे पास डायरेक्ट किया था रिची मेहता ने। तो उसको हमारे पास मिला है ड्रामा सीरीज में एमी अवार्ड, ठीक है, 2020 एमी अवार्ड 2020। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन सीरीज को यहां पर इस लेवल का अवार्ड मिला हो। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आप याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें आएगा, कोई टेक्निकलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने याद रखना है कि 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में हमारे पास किस इंडियन सीरीज को यहां पर बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला। सो दैट इज दिल्ली क्राइम, जिसकी डायरेक्टर कौन थी, रिची मेहता। ओके, नेक्स्ट न्यूज, स्पेस रेस। तो स्पेस में आपको पता ही है कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और चाइना की स्पेस एजेंसी दैट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तेजी से काम कर रही है। तो आपको मैं बता दूं कि चाइना ने रिसेंटली मून को स्टडी करने के लिए एक अपना लूनर प्रोब लॉन्च किया था चेंगे 5 के नाम से, सॉरी चेंगे 5 के नाम से। ये क्या करेगा, ये हमारे पास मून के सरफेस से सैंपल्स कलेक्ट करेगा। अब आपको बता दूं कि ये जो चेंग नाम है ये इनकी मून गॉडेस के नाम पर है। चाइना में जो मून गॉडेस है उसको हमारे पास चैंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो उसी के नाम पर इन्होंने अपने मिशन का जो नाम है वो रखा है। इससे पहले यूएसए और रशिया मून के सैंपल से मून के सरफेस से सैंपल्स को कलेक्ट कर चुके हैं। अब चाइना ऐसा कुछ करने जा रहा है अपने आप में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इंडिया भी, आपको बता दूं कि इंडिया भी इस रेस में शामिल है मून को लेकर। तो आपको पता होगा कि इंडिया चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। ऑल्दो चंद्रयान 2 हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं चंद्रयान 3। इसकी तैयारी बड़ी जोर शोरों से चल रही है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं चंद्रयान 3 हमारा नेक्स्ट मिशन रहेगा। और इसमें जो चीज आपको एक और याद रखने की, इसके लिए हमने एक स्पेशल चंद्रयान 3 के लिए हमने एक स्पेशल लॉन्चिंग स्टेशन भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो भारत में इससे पहले सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारे पास श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक लॉन्चिंग स्टेशन था, लेकिन भारत में एक नया लॉन्चिंग स्टेशन बनने जा रहा है, ठीक है, दैट इज इन थूथीकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि हमारे पास बनने जा रहा है, सॉरी थूथीकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सो आपने याद रखना है कि भारत में एक नया लॉन्चिंग स्टेशन भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है, दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। सो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि भारत के किस राज्य में हमारे पास एक नया लॉन्चिंग स्टेशन बनने जा रहा है। सो दैट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब देखो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मून के सरफेस से ये सैंपल कलेक्ट करेगा। तो अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, ठीक है, लेकिन हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके मल्टीपल मून्स हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, नेम द प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके मैक्सिमम मून्स है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो ये है स्टूडेंट सैटर्न, याद रखिएगा। बहुत से बच्चों ने नेपच्यून आंसर दिया होगा, लेकिन वो गलत है। सैटर्न के हमारे पास 82 मून्स हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 में 20 नए मून्स डिटेक्ट हुए थे सैटर्न के, ठीक है। सो सैटर्न के बारे में याद रखना, 82 मून्स के साथ सैटर्न नंबर 1 पोजीशन पे है। नेक्स्ट हमारे पास यूएसए ने इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है और 10 साल के लिए हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर पार्टनरशिप थी उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। सो याद रखिएगा किस कंट्री के साथ इंडिया ने 10 साल के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप साइन की है। सो दैट इज यूएसए। देखिए, हमें न्यूक्लियर एनर्जी की लगातार रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। इसके लिए हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काम करता है और ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए वर्क करता है। इसके अलावा मैं स्टूडेंट आपको ये भी बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपको यही समझाना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक एंड रेगुलेट करने का काम करती है एजेंसी, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, ये वो एजेंसी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक और रेगुलेट करती है। तो डू रिमेंबर द नेम ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक और रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन। यहां पर स्टूडेंट एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि पहली बार, ठीक है, हमारे पास एक नेशनल टाइगर रिजर्व को, भारत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है। किस लिए?
फॉर द डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड TX2 अवार्ड फॉर द डबलिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द लास्ट 4 ईयर्स। तो यहां पर पहले 2014 में 25 टाइगर हुआ करते थे जो बढ़कर हो गए हैं 65। देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें टाइगर्स की तो 29 जुलाई को, याद रखिएगा 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना। दूसरा ये याद रखना किस इंडियन टाइगर रिजर्व को यहां पर अवार्ड मिला, दैट इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और स्टेट विद मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन दैट इज मध्य प्रदेश। याद रखिएगा MP स्टेट में आपको मिलेंगे मैक्सिमम टाइगर्स एज पर द टाइगर सेंसस। स्टेट विद मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन MP, मध्य प्रदेश। और चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जहां पर आपको मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। कौन से टाइगर रिजर्व में आपको मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो याद रखिएगा स्टूडेंट, जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ना उत्तराखंड में, तो उसमें आपको 231 टाइगर्स देखने को मिलेंगे जो मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन है, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, फिजिबिलिटी ऑफ वर्जिन हाइपर लूप इन इंडिया। तो देखो याद करो, वर्जिन हाइपर लूप ने अभी रिसेंटली ट्रायल कंडक्ट किए थे, ह्यूमन ट्रायल फर्स्ट एवर। सो नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसने एक कमेटी बिठाई है कि क्या भारत में हाइपर लूप बन सकता है। तो उस कमेटी को लीड कौन करेंगे? उस कमेटी को लीड करेंगे VK सारस्वत। डू रिमेंबर द नेम VK सारस्वत, ठीक है। तो वो इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। इससे पहले VK सारस्वत की आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं VK सारस्वत के बारे में। ये एक साइंटिस्ट हैं, DRDO के चीफ रह चुके हैं और राइट नाउ फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग में। ही इज वन ऑफ द फुल टाइम मेंबर इन नीति आयोग। सो नीति आयोग में कितने फुल टाइम मेंबर हैं? 3, ठीक है। नीति आयोग में कितने फुल टाइम मेंबर हैं? 3। VK सारस्वत इज वन ऑफ देम, ठीक है। अब ये स्टडी करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे क्या भारत में फिजिबिलिटी बनती है वर्जिन हाइपरलूप की। हाइपरलूप एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है स्टूडेंट, जिसमें 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन होती है ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे ट्रेन होती है हमारे पास, बुलेट ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन से भी एडवांस चीज है। 3 फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है। डॉक्टर VK पॉल हैं दूसरे, ये भी नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर हैं। और तीसरे हैं रमेश चंद, ठीक है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि रमेश चंद की फील्ड कौन सी है। डॉक्टर VK पॉल तो डॉक्टर ही हैं, रमेश चंद किस फील्ड से हैं जो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं? ओके, रमेश चंद है स्टूडेंट एग्रीकल्चर की फील्ड से, ही इज फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। और थर्ड है हमारे पास VK सारस्वत। तो याद रखिएगा ये 3 लोग जो हैं हमारे पास नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है। डॉक्टर VK पॉल, रमेश चंद एंड डॉक्टर VK सारस्वत। नेक्स्ट हमारे पास लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सक्सेसफुली टेस्टिंग कर दी है विद 400 किलोमीटर रेंज। पहले इसकी रेंज महज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसकी जो रेंज है वो बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है। ब्रह्मोस के बारे में याद रखना, ये इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर बनाई गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। और तैयारी चल रही है स्टूडेंट इस मिसाइल को फिलीपींस को बेचने की। फिलीपींस को और कई जो हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज है उनको बेचने की तैयारी इसके रिगार्डिंग चल रही है। सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। सुपरसोनिक का मतलब होता है फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसका नाम 2 नदियों के नाम से आया है, ब्रह्मपुत्र फ्रॉम इंडिया एंड मोस्कवा फ्रॉम रशिया। रशिया की रिवर जो है उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। रशिया की रिवर है मोस्कवा, तो वहां से हमारे पास नाम आया है ब्रह्मोस का। इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मोस्कवा रिवर, वहां से ब्रह्मोस का नाम हमारे पास देखने को मिला है। तो अभी याद रखिएगा कि ब्रह्मोस की जो नई रेंज है वो है 400 किलोमीटर। डू रिमेंबर द रेंज। पहले रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इंडिया MTCR का मेंबर बना है, तब से रेंज बढ़ा दी गई है। व्हाट इज MTCR? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। फुल फॉर्म याद रखेंगे MTCR की, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है। ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप के मेंबर जो हैं वो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल बना सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि MTCR के टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन MTCR। तो MTCR के स्टूडेंट याद रखिएगा 35 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया और रशिया दोनों अब इसमें मेंबर है, चाइना इसमें मेंबर नहीं है।
जी हाँ, चाइना इसमें मेंबर नहीं है, इंडिया और रशिया दोनों एमटीसीआर के मेंबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा कि हमारे पास उत्तराखंड में बनने जा रहा है सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जिसके लिए 1100 करोड़ रुपए हमारे पास खर्च किए जा रहे हैं। तो ये 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा देहरादून के लोगों को। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज। अब याद रखना कि सोंग डैम, अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सोंग डैम भारत के किस राज्य से रिलेटेड है, तो दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस और डैम है, कौन सा डैम? टिहरी डैम। जी हाँ, जो इंडिया के टॉलेस्ट डैम में से एक है। ठीक है, टिहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? याद रखेंगे, भागीरथी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा टिहरी डैम। ठीक है, भागीरथी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा टिहरी डैम। सो ये भी आप चीज याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2021। एक मलयालम फिल्म है जलीकट्टू, इसको हमारे पास ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया, इंडिया की तरफ से भेजा गया है ऑफिशियल एंट्री के तौर पे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, किस इंडियन मूवी को इंडिया की तरफ से ऑस्कर में भेजा गया है? तो जलीकट्टू। जलीकट्टू के बारे में स्टूडेंट में जब मैं बात करूं, ये 2500 से ज्यादा साल पुराना हमारे पास एक इवेंट है। ठीक है, 2500 मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड एक बुल फाइटिंग इवेंट है। इसमें बुल्स की आपस में लड़ाई होती है कहीं ना कहीं। इसके बारे में संगम एज में भी मेंशन है, जो हजारों साल पुराना हमारा जो संगम लिटरेचर है ना, उसमें भी इसके बारे में, जलीकट्टू के बारे में मेंशन है। अब पेपर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास आप ये बता दीजिए कि इंडियन किस फिल्म की एंट्री यहां पर हुई है, ऑफिशियल एंट्री। सो जलीकट्टू। लेकिन जलीकट्टू एक स्पोर्ट्स है एक्चुअली में। अब अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो तो मैं ये क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं कि जलीकट्टू जो स्पोर्ट्स है वो किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य में जलीकट्टू स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, अ बुल फाइटिंग इवेंट। सो दैट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कौन सी स्टेट? तमिलनाडु, जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है स्टूडेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स है। इसी तरह का एक और स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलता है कंबाला। कंबाला एक बफेलो रेसिंग इवेंट है। कंबाला क्या है? बफेलो रेसिंग इवेंट। जरा आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कंबाला कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। कंबाला कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए। सो कंबाला रिलेटेड है स्टूडेंट कर्नाटका से। याद रखिएगा, कंबाला कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? कर्नाटक से। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कंबाला बफेलो रेसिंग इवेंट है, जलीकट्टू क्या है? बुल फाइटिंग इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज चेयरमैन ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्सले। ठीक है, याद रखिएगा कि आईसीसी क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली रेगुलेटरी बॉडी, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? दुबई यूएई में। ठीक है, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। और हां, अगर आपसे पूछ ले, देखो ये चेयरमैन बने हैं, अगर कहीं पेपर में सीईओ का नाम पूछ लिया तो याद रखना सीईओ मनु साहनी है। सीईओ कौन है? मनु साहनी। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों याद रखना, नाम याद रखना। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कली जो कि न्यूजीलैंड से हैं, और सीईओ है मनु साहनी जो कि इंडिया से है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज बट सैड भी है हमारे पास कि फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, जिनका नाम था हमारे पास क्या? जिनका नाम था फकीर चंद कोहली। ठीक है, इनकी डेथ हो गई है भाई। तो आपने याद रखना है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने टीसीएस को एस्टेब्लिश किया था, जो राइट नाउ भारत की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, भारत की जो सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है भारत की, तो उसको हमारे पास एक तरह से एस्टैब्लिश कराया था फकीर चंद कोहली ने, एंड दैट्स व्हाई इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। सो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो एज अ सीईओ ऑफ टीसीएस ही ब्रॉट आईबीएम टू इंडिया, इन्होंने आईबीएम को भी इंडिया में लेकर आए। ठीक है, और राइट नाउ आज आईबीएम के अंदर मैक्सिमम इंप्लॉयज आपको इंडिया से देखने को मिलेंगे। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि हमारे पास हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस राइट नाउ? हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस? टीसीएस के एमडी और सीईओ का जरा नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चेयरमैन नहीं पूछ रहा हूं, एमडी और सीईओ का नाम पूछ रहा हूं। ओके, याद रखिएगा राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिएगो मैराडोना की स्टूडेंट अभी डेथ हो गई रिसेंटली। फेमस फुटबॉलर थे, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई। कौन सी कंट्री से? अर्जेंटीना से। फुटबॉल के मैजिशियन के तौर पे इन्हें एक तरह से जाना जाता था। तो याद रखिएगा कि हमारे पास वर्ल्ड कप भी जीता था इन्होंने अपनी टीम को। तो वर्ल्ड के सबसे महानतम फुटबॉलर में से एक थे। ठीक है, मैराडोना। ठीक है, सो डिएगो मैराडोना, इनकी डेथ हो गई है। याद रखना कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो याद रखिएगा ही इज रिलेटेड विद फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास
देखिए बुक आई है हमारे पास गुरु नानक देव जी को लेकर, ठीक है, बुक हमारे पास गुरु नानक देव जी को लेकर एक बुक लिखी गई है। और ये बुक किसने लिखी है हमारे पास, कृपाल सिंह जी ने, कृपाल सिंह जी ने एक बुक लिखी है। इसको हमारे पास किसने लॉन्च किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। सो याद रखिएगा बुक जो है वो कहीं ना कहीं बात करती है गुरु नानक देव जी की आइडियोलॉजीज की, उनकी लाइफ की। और यहां पर ये बुक लॉन्च हुई इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक समुदाय के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। इनका नाम भी याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट। तो गुरु नानक देव जी इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट अपने जिंदगी के आखिरी दिन इन्होंने करतारपुर में बिताए थे, ठीक है। सो याद रखिएगा अभी करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ था, ओके। सो इनके बारे में तो जितना बताया जाए उतना ही कम, ठीक है। द ग्रेट गुरु नानक देव जी, तो इनके ऊपर एक बुक आई है गुरु नानक हिज लाइफ एंड टीचिंग। बुक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। बुक का नाम क्या है, गुरु नानक हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, राजस्थान साइंड एलओयू विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि वो हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी गोल्स को अचीव करेंगे, जो बेसिक न्यूट्रिशन है बच्चों को मिल सके, उसके लिए बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। अब देखो यहां पर जो समझने वाली बात, यहां पर काम करेगी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप में राइट नाउ बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसको 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला था, पूरे वर्ल्ड से हंगर को, भुखमरी को खत्म करने में अपना योगदान देने के लिए, तो ड्यूरिंग द कोविड-19। तो अब देखो आपसे मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, किस भारतीय स्टेट ने यहां पर एलओयू साइन किया, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, सो दैट इज राजस्थान। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, WFP की, तो इसके बारे में एक तो बेसिक चीज ये याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां है, रोम इटली में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, रोम इटली में। लेकिन जब इसे नोबेल प्राइज मिला है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या हो जाते हैं, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WFP। तो जरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WFP। तो याद रखिएगा डेविड बीजली। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WFP, डेविड बीजली। तो ये थे स्टूडेंट लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आएगा, हमसे जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।